हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूं टिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 17 जो कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करने की बात करता है, उस आर्टिकल के साथ डील करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो राइट टू इक्वालिटी वाले सेक्शन में हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके थे और राइट टू इक्वालिटी जो कि 5 आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 में डिस्कस किया गया है, राइट। सो उनमें से 3 आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 14, 15 and 16 that you can see on the screen, we already have covered। इस वीडियो का स्कोप आर्टिकल 17 के ऊपर डिस्कशन है और अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करेंगे। अब आर्टिकल 17 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आर्टिकल 17 का जो कंटेंट है वो रीड कर लेते हैं और उसके बाद आर्टिकल 17 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आर्टिकल 17 हियर यू कैन सी इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब इस पूरे आर्टिकल को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो खत्म होनी चाहिए with the commencement of the Indian Constitution। and second part, its practice, इसकी जो प्रथा है या फिर इसको जो एनफोर्स किया गया है या इसको जो प्रैक्टिस किया जा रहा है इन एनी फॉर्म shall be an offense punishable in accordance। so this is the second part, it shall be an offense। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप या फिर इवन स्टेट अगर प्रैक्टिस कर रहा है या स्टेट की कोई एंटिटी अगर प्रैक्टिस कर रही है तो इट शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सो ठीक है, आर्टिकल 17 ने तो बोल दिया इट शैल बी एन ऑफेंस, बट क्या आर्टिकल 17 इसके लिए सजा का प्रावधान की भी बात करता है? नहीं, इसके लिए सजा के प्रावधान का एग्जैक्ट, यस, इसने इशारा, इंडिकेशन जरूर दिया है, बट देन यू हैव समथिंग कॉल्ड आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, बट आर्टिकल 35 का एक बात बता दूं, देखिए हम लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स की बात कर रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स का एक लेवल पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था जिसमें कहा था कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है या कुछ आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट में वो सेल्फ एग्जीक्यूशनरी है। मींस जस्ट जो चीजें लिख दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 की बात, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, सो इनकी एग्जीक्यूशन के लिए किसी सेपरेट लॉ की जरूरत नहीं है। बट देन देयर आर सर्टेन आर्टिकल जिनको एनफोर्स करवाने के लिए कुछ सेपरेट लॉज की जरूरत है। पार्लियामेंट को कुछ सेपरेट लॉज पास करने पड़ेंगे अगर एनफोर्स करवाना है। जैसे आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 में जिन प्रोविजंस की बात की गई है, आर्टिकल 21A, इन आर्टिकल्स में आर्टिकल 17 भी, आर्टिकल 17 इन आर्टिकल्स में जिन भी प्रोविजंस की या जो स्पिरिट की बात की गई इनको अगर एनफोर्स करवाना है, आर्टिकल 21A किस चीज की बात करता है? राइट टू एजुकेशन। सबको एक राइट टू एजुकेशन है, लेकिन अनटिल अनलेस राइट टू एजुकेशन एक्ट जब तक पास नहीं किया गया उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 23 जो कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड लेबर वगैरह की बात आर्टिकल 23 एंड 24 बात करता है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसको भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोल तो दिया गया, बट इसको भी अगर एनफोर्स करवाना है तो कुछ लॉज लाने पड़ेंगे, उसको इलीगल बनाना पड़ेगा। तो ये इन चीजों की बात जो है आर्टिकल 35 में की गई है कि जो भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिनके एग्जीक्यूशन के लिए सेपरेट लॉ लाने की जरूरत है, वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ला सकता है, नंबर 1, एंड वो आर्टिकल 35 में मेंशन है। पार्लियामेंट को वो पावर जो है आर्टिकल 35 से डिराइव करती है, राइट। सो यहां भी कोई लॉ लाया गया क्या? सो यस, यू हैव वन लॉ कॉल, सबसे पहला लॉ लाया गया दैट इज सिविल राइट्स एक्ट 1955। सो ये सबसे पहला लॉ लाया गया इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में to enforce this provision or to enforce the spirit that has been mentioned into the Indian Constitution की abolition of untouchability। अब इंटरेस्टिंग बात सबसे ये है कि जिस untouchability को abolish करने की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो untouchability वर्ड ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। Isn't it interesting कि जिन गोल्स को आप अचीव कर, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिन गोल्स को अचीव करने की बात करता है वो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग किन प्रैक्टिसेस को आप मानोगे? लेट मी इरेज दिस एंड देन आई विल बी टॉकिंग, ठीक है। सो किन प्रैक्टिस, अगर मेंशन ही नहीं है कि क्या कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो है वो
अनटचेबिलिटी मानी जाएगी तो किन चीज़ों को आप इलीगल बनाओगे, राइट। सो वो सभी कुछ एक्ट्स जो है, सो उसका जवाब ये है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि व्हाट इज दिस अनटचेबिलिटी, बट जिस एक्ट की अभी मैंने बात की दैट इज सिविल राइट्स एक्ट 1955, उस एक्ट्स में कुछ एक्ट्स बनाए गए जो कि अनटचेबिलिटी माने गए, ठीक है। और इन तरह के एक्ट्स में अगर आप इंडल्ज होते हो तो इन एक्ट्स को अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस बोला जाएगा। और देन इस एक्ट्स के अंदर जो इलीगल जो प्रोविजंस, सजाओं के प्रावधान है किए गए हैं, उनके अंदर आपको सजा हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे एक्ट है? इफ यू आर प्रोहिबिटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर मंदिर है, मस्जिद है, अगर आप किसी भी ग्रुप को या किसी भी इंडिविजुअल को स्टॉप कर रहे हो उसमें एंटर करने से। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट कि किसी को भी, सी अनटचेबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन जो है या तीसरी डेफिनेशन या बहुत सारी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रोनाउंसमेंट्स में ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है कि ठीक है, अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं है, बट लेट अस ट्राई टू फिगर आउट, टू रीच आउट कि भाई अनटचेबिलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा। सो अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन के लिए सबसे पहले जो हाई कोर्ट ऑफ मैसूर था उसने अपनी इंटरप्रिटेशन में कहा कि एनी प्रैक्टिस दैट डिराइव्स means untouchability, let me draw essence of this, you can read it जब आपको PDF मिलेगा। मैं untouchability का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, डिफरेंट कोड जो कि वाइडली इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है। सो अनटचेबिलिटी इज अ प्रैक्टिस जिससे कि हम डिसेबिलिटीज कुछ सर्टन ग्रुप्स पे इंपोज कर रहे हैं बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन अ पर्टिकुलर क्लास और इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगेन मैं थोड़ा सा और इजी करता हूं, अनटचेबिलिटी वो प्रैक्टिस है जिसके कारण हम कोई भी डिसेबिलिटी, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम यहां नहीं जा सकते, तुम इस नलके से पानी नहीं, तुम इस कुएं से, तुम इस सड़क पे नहीं चल सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने एक पर्टिकुलर कास्ट, एक कम्युनिटी में जन्म लिया है। सो जन्म लेने के कारण, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जन्म लेने के कारण अगर आप या फिर मैं या फिर कोई ग्रुप एक दूसरे ग्रुप के ऊपर एक डिसेबिलिटी इंपोज कर रहा है और सोशल कस्टम्स कुछ ऐसे हैं कि उसको इन्फोर्स भी करवा पा रहा है, सो दैट प्रैक्टिस विल बी कॉल्ड अनटचेबिलिटी। सो यहां जो मैं अभी मैं रीड कर रहा था कि इफ यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस और प्रोहिबिट एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग into any public place of worship, so it is not any person, it is person belonging to that particular community। अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्टॉप करते हो क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जन्म लिया है और इसलिए आप नहीं जाने दे रहे उस ग्रुप को या फिर उस इंडिविजुअल को, then that practice is prohibited or illegal under the Civil Rights Act 1955। so that is the thing। then if you are trying to even justify by method of, if you are trying to justify untouchability, even that is a क्राइम। अगर आप डिस्कशन में बैठे हुए डिबेट में नहीं अनटचेबिलिटी पहले वर्णा व्यवस्था पे था, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं गंदे में रहते हैं, ये वो लाभ फॉर एनी ग्राउंड इफ यू आर ट्राइंग टू डिफाइन जस्टिफाई अनटचेबिलिटी, देन यू आर अ क्रिमिनल, यू आर वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और इंडिविजुअल और आपको जेल हो सकती है। देन इफ यू आर ट्राइंग टू डिनाई एक्सेस टू शॉप, डज नॉट मैटर इवन इफ इट इज अ प्राइवेट शॉप, इवन इफ इट इज अ शॉप जो अगर एज सून यू आर ओपनिंग अ शॉप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट सोशल है कि ये पर्सन इस कम्युनिटी का पर्सन मेरे पास आएगा और इस कास्ट का पर्सन मेरे पास नहीं आ सकता। शॉप्स, होटल और प्लेस ऑफ वर्शिप, इंसल्टिंग एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एससी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबल। सो इन तरह रिफ्यूजिंग द एडमिशन इन हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल एस्टेब्लिश फॉर द पब्लिक बेनिफिट or refusing to sell goods or services on the grounds of untouchability। so these are some aspects of untouchability जो कि डिफाइन की गई है सिविल राइट्स एक्ट 1955 में। देन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन, हाई कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में बोला हो कि ये वाले एक्ट्स भी जो है या ये वाले काम भी जो है वो अनटचेबिलिटी के कैटेगरी में आएगा। सो अगेन आई एम पॉइंटिंग आउट कि ऑल्दो अनटचेबिलिटी क्या होती है वो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किए गए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी की अपनी और डिफरेंट लॉ जो टाइम के टाइम, अभी तो एक लॉ का मैंने एग्जांपल दिया दैट इज सिविल राइट्स एक्ट 1955, देयर आर मेनी मोर लॉ दैट इज गोइंग टू कम एज एंड व्हेन वी विल प्रोसीड इन दिस वीडियो, वी विल सी दैट। सो इन लॉज के, इन स्टैच्यूट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के आधार पे अनटचेबिलिटी को फाइनली डिफाइन किया गया। ठीक है, सो रीड आर्टिकल 17 विद लिंकेज विद आर्टिकल 35(1)(b) जो कि इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि सेल्फ
एग्जीक्यूशनरी जो भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनके लिए लॉ जो है वो पार्लियामेंट ला सकता है, उनको ऑफेंस बना सकता है। सो दैट वाज अबाउट आर्टिकल 17। अब कुछ एग्जांपल, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अनटचेबिलिटी कहलाएगा। तो सपोज एक कम्युनिटी है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, सपोज 10 पीपल आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और उनको ऑस्ट्रेसाइज, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन कर दिया जाता है, सोसाइटी से बाहर निकाल के बोला जाता है कि भाई ये आप यहां रहो, इन 2 घरों में या 4 घरों में आप रहो। क्यों उनको बाहर निकाला जाता है? सपोज कोई ऐसी डिजीज हो गई है उनको जो कि फैलने का, कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जिनके फैलने का खतरा है। सो कैन यू से और कैन यू पुट द पीपल बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप जिन्होंने ये डिसीजन लिया और एनफोर्स करवाया, ये कहते हुए कि इन्होंने अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस किया? द आंसर इज नो। इन लोगों को, इन ग्रुप ऑफ पीपल को जिनको कि बाहर निकाला गया है गांव से, इसलिए नहीं निकाला गया कि ये वाला गांव जो है ये इनको अनटचेबल मानता है। नो, दीज पीपल डिड हैव पॉसिबिलिटी कि जो बीमारी इनको हुई है वो कम्युनिकेबल डिजीज है और वो फैल सकता था दोस्तों। इट इज नॉट प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फैमिली फेसेस बायकॉट ओवर इंटरकास्ट मैरिज। अब सपोज कुछ एक फैमिली है और एक लड़का है, सपोज मैं हूं, मैं इंटरकास्ट मैरिज करता हूं अपने विलेज में, एंड देन आई fled with that girl. After some time I come back और जैसे ही वापस आता हूँ मेरे परिवार के साथ मुझे बाहर, मतलब कम्युनिटी बैठती है और बोलती है नहीं अब आप बाहर जाओ, हम लोगों का हुक्का पानी आप लोगों का बंद। नाउ कैन आई क्लेम कि मेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है मुझे गांव से बाहर? नो। इवन सपोज थोड़ा सा और इस केस को कॉम्प्लेक्स करते हैं, सपोज मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, ठीक है, जिसे अनटचेबल ट्रेडिशनली माना गया था, लेकिन अब सपोज पिछले 10 साल से या 15 साल से उस गांव में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हो रही, इवन उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से भी प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। लेकिन ये वाला जो केस, ये वाले जो एक्ट में जो मैं पढ़ा, इसकी वजह से मुझे अगर गांव निकाला दिया जा रहा है, विलेज से सोशल लेवल पे ऑस्ट्रेसाइजेशन किया जा रहा है, सो वेदर दैट कम्युनिटी कैन बी, दैट पर्टिकुलर विलेज कैन बी कॉल्ड कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अनटचेबिलिटी? द आंसर वुड बी नो। आपको जो बाहर निकाला, मेरे को जो बाहर निकाला गया है, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन किया गया है, वो इसलिए नहीं कि वो गांव जो है वो बिलीव करता है अनटचेबिलिटी में, इसलिए कि इंटरकास्ट मैरिजेस को वो गांव जो है या वो कम्युनिटी, उस गांव में रहने वाली कम्युनिटीज वो इलीगल मानते हैं, मतलब उनके सोशल लेवल पे इलीगल मानती है। ऑल्दो दिस एक्ट इज इलीगल ऑल टुगेदर, इंटरकास्ट मैरिजेस को गांव माने इलीगल सोशल लेवल पे, बट दैट इज नॉट इलीगल। उन लोगों को आप कोर्ट में ड्रैग कर सकते हो, बट देन अनटचेबिलिटी पे आर्टिकल 17 का वायलेशन आप साइट नहीं कर सकते। आप ये आर्टिकल 32 का यूज करके आप ये नहीं कह सकते कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, इन लोगों ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की। सो दीज आर 2 रियल लाइफ एग्जांपल जो कि आपको मदद करेगा कि क्या ऐसे एक्ट्स है जिनको अनटचेबिलिटी कहा जा सकता है और कौन से ऐसे एक्ट्स है जिनको अनटचेबिलिटी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो उस लिस्ट को जो कि हम लोग आर्टिकल 14, 15, 16 से अपडेट करते हैं उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। तो आर्टिकल 17, इट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉट टू द एलियंस, एंड देन इट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एज वेल और प्राइवेट पर। स्टेट की भी कोई एंटिटी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रही है, मैं किसी ऑफिस में जा रहा हूं जो कि स्टेट की ऑफिस है और वहां अगर अनटचेबिलिटी, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी किया जा रहा है, देन अगेन, और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर रहा है प्रैक्टिस तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस होगा। सो दिस वाज अबाउट दिस लिस्ट। अब बात करते हैं लॉज का एवोल्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद लॉज का एवोल्यूशन अगेंस्ट दिस अनटचेबिलिटी कैसे हुआ है। तो सबसे पहले 1955 में पार्लियामेंट अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 या फिर इसको सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी बोला गया। उसके बाद आपको 1976 में आप देखोगे कि इसी को अमेंड किया जाता है और थोड़े से प्रोविजंस को और स्ट्रिंजेंट, सख्त किए जाते हैं और इसका नाम बदल के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 की, इसको अमेंडमेंट के बाद ये वर्ड को चेंज करके प्रोविजंस को थोड़े से स्ट्रिंजेंट किए जाते हैं। फाइनली 1980 में देखोगे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 इसको बोल दिया जाता है। कुछ केसेस जो है वो नॉन बेलेबल बनाए जाते हैं। एंड देन अभी 2019 में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे जब प्रिवेंशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट का डायल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे किया गया था और फाइनली कुछ वायलेंस हुआ जिसकी कम्युनिटी ने काफ़ी प्रॉब्लम्स की, है ना, उन्होंने काफ़ी
वायलेंट प्रोटेस्ट किया और उसके बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस एडवाइस को, इसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, बट फाइनली पीओए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के जो प्रोविजंस थे उनको वापस रिवर्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ अनटचेबिलिटी के जो भी लॉज हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं इंडिया में, ये उसकी बात थी। ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट 1955 में कि कौन कौन से एक्ट्स को ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस आर्टिकल 17. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग आर्टिकल 18. सो until we come up with the next video of article 18, till then, bye bye.